नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो बड़ा जोर दिया जा रहा है आज की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा, इसके पीछे क्या है? ये जब से सरकार बनी अब 4 साल हो चुके हैं। इस दौरान बीच-बीच में एक शगुफा छोड़ा जाता था, लेकिन कोई एम्फैटिकली इस पे बात नहीं होती थी। अब जब इलेक्शन करीब आ गया, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बड़ी जोर-शोर से जो लॉ कमीशन है, उसने भी नोटिसेस जारी कर दिए और पब्लिक ओपिनियन इनवाइट कर लिया। अब किस तरह से करिए इनवाइट, ये तो अभी डिस्कशन की बात होगी, हम लोग करेंगे। लेकिन इससे ज़ाहिर है कि शक पैदा होता है कि बीजेपी की असली में मंशा क्या है? सरकार और बीजेपी शायद यही चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है के ऊपर हंगामा खड़ा करके राजनीतिक बेनिफिट ले लिया जाए 2024 में। ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी बिल्कुल तैयार है इस बात के लिए कि इस इलेक्शन में कोई भी सारे घोड़े खोल देने हैं। उनमें से एक घोड़ा ये भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात होगी, तो उससे बड़ी आसानी हो जाती है डिवाइड क्रिएट करने में। जानते हैं आप, कम्युनल डिवाइड क्रिएट करके पोलराइज करना हिंदू वोट को, ये बीजेपी की राजनीति रही है वर्षों से। और इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ खतरा है, शायद इन लोग को उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। उसकी क्या वजह हो सकती है? कि शायद ये वजह हो सकती है कि सारी ऑपोजिशन जो यूनाइट करने का प्रयास कर रही है और उस डायरेक्शन में कुछ कदम अभी उठाए गए हैं, तो उसको लेकर के हो कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कोई भी चीज नहीं छोड़ो। आपको मालूम है कि अयोध्या का मंदिर जो कि काफी पहले कंप्लीट हो सकता था, उसको भी धीमे धीमे बनवाया गया है, जिससे उसका कंप्लीशन चुनाव से जस्ट पहले हो। तो इन सब चीजों का भी ये करती है राजनीतिक पार्टियां, और बीजेपी बड़ी खुल के करती है, इसमें कोई शक नहीं। तो आज इसी पे चर्चा करने के लिए कि ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से बीजेपी क्या अचीव करना चाह रही है, आज हमारे साथ मौजूद हैं कई जानकार, पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ आप जानते हैं हमेशा विनोद शर्मा, हम प्रिविलेज्ड हैं कि उनको हम बुला पाते हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के और देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं। दूसरे हमारे विनोद अग्निहोत्री, हमारे उजाला के कंसल्टिंग एडिटर, वो भी स्क्रीन से गायब हो गए। हमारे साथ हैं ब्रजेश शुक्ला, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ एक बहुत स्पेशल मेहमान हैं, मिस्टर सीवी पांडे, जो कि रिटायर्ड जज हैं यूपी के, और ये उन जजों में से हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, एज अ डिस्ट्रिक्ट जज रिजाइन कर दिया था, क्योंकि इन्होंने उस जमाने में किताब लिख दी थी एक 40 साल, और उसमें जो गिरावटें आई हैं 40 आजादी के 40 साल के बारे में थी, जो गिरावट आई है डिफरेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, इंक्लूडिंग जुडिशरी और फोर्थ स्टेट यानी मीडिया, उस सब के बारे में बड़ी खुल के इन्होंने जिक्र किया था। तो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट केस बना दिया गया था हाई कोर्ट को, और इनको सजा भी दे दी गई थी, 1000 रुपए की सजा दी गई। उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। उससे पहले ये कई वर्षों तक यूपी के गवर्नर के लीगल एडवाइजर भी रहे। तो बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं, लॉ की इनको जो महारत हासिल है, और आज की डेट में डिफरेंट रोल्स में रहे। आज की डेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस। तो बात की शुरुआत जो है पांडे जी, हम आपसे ही करना चाहेंगे। ये क्या दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या इंप्लीकेशन होगा, लीगल इंप्लीकेशंस क्या? आप अनम्यूट कर लें प्लीज। सिविल कोड की जहां तक जरूरत है उसके बारे में तो हम लोग को बहस इसलिए जरूरत करने की नहीं है कि क्योंकि संविधान में भी उसकी व्यवस्था कर दी गई है। आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख दिया गया है कि इसका मतलब यह है कि आने वाली पीढ़ियां इसको लागू करेंगी। ये बड़ा स्पष्ट है। इसका मतलब उन लोगों ने समझा होगा कि आने वाले हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने कि जरूरत है इसकी, और इसलिए भी जरूरत है कि जब नागरिक जो सबको एक देश में पैदा होने वाले किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, सभी नागरिक हैं, सबको नागरिक का स्टेटस है अगर आप देश में पैदा हुए हैं तो इसलिए अगर नागरिक हैं तो नागरिकों के लिए सबका एक समान कानून भी होना चाहिए। यही समझ के उन्होंने उसको रख दिया।
लेकिन संविधान मेकर के टाइम में कोई कोई क्या इसका ड्राफ्ट होगा, क्या इसका प्रारूप होगा, ऐसा कहीं कुछ हिंदी नहीं किया। संविधान में तो खाली 2 लाइन लिख के आने वाली पीढ़ियों में। तो जहां तक उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी साहबानों के मैटर में 85 पे भी कहा था कि ये डेड लेटर मत बनाइए, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप कर देंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, जो कि खास करके इंटर रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, और खास करके हिंदू मुसलमान के जो प्रॉब्लम्स हैं। बाकी तो और जातियों, सिख है और जैन है, ये सब तो बौद्ध है, ये सब हिंदू में ही इंक्लूडेड है, वो एक प्रॉब्लम वहाँ नहीं। अब दिक्कत ये है कि देखिए, आपने एक जो बात शुरू में की कि इतने महत्वपूर्ण मामले को, जिसको कि 4 बार, कई उसके बाद 95 में मुदगल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर 2000 में कहा ली थॉमस के केस में, और भी कुछ मामलों में वो कहते रहे कि इसको आप देखिए कि देश में कैसे बन सकता है। लॉ कमीशन को भी आपने रिकमेंड किया, लॉ कमीशन ने भी उसमें रिपोर्ट दिया, उसको स्टडी किया। तो इतने महत्वपूर्ण, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसमें कि हर नागरिक, हम आप सभी, कोई भी देश का नागरिक नहीं है जो कि इस कानून से प्रभावित नहीं हो। मतलब अगर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, तो हर व्यक्ति इससे प्रभावित होना, ऐसा कोई कानून भारत में नहीं दूसरा होगा जिसमें कि सभी लोग प्रभावित हो। क्योंकि ये तो आपके जीवन में शादी ब्याह करेंगे, प्रॉपर्टी है ये, इवन आईपीसी में तो अपराध करेंगे तब ना प्रभावित होगा। सिविल राइट में आप बिजनेस करेंगे और कानून में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, और कानून तब प्रभावित होंगे जब ऐसा आप करेंगे। इसमें तो आप विवाह करना ही है, सबको सबको बच्चा पैदा करना ही है, सबको माँ बाप को रखना ही है, तो ये तो हर आदमी प्रभावित होगा। इसलिए इस कानून को पहले, सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए था कि एक ड्राफ्ट बना के भेजती कि ये देखिए, ये कानून का प्रारूप ही है, बनना तो जरूरी है, लेकिन ड्राफ्ट में क्या क्या है। अब मैं आपको बताऊं कि अभी तक किसी को पता नहीं है कि क्या ड्राफ्ट है। जो संभावनाएं हैं, जो कि इधर उधर से थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग को मिली है, उन संभावनाओं में ये आप समझ लीजिए कि 4-5 बातें, अगर समय है तो मैं उसको बता दूं कि 4-5 बता सकता हूँ कि 4-5 बातें। चौथी बात ये है कि मेंटेनेंस के मामले हो गया। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे क्या होगा कि जो मुसलमानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका 3 तलाक और उनके डाइवोर्स और के लॉ भी इसी में आ जाएंगे। जो तलाक और डाइवोर्स के कानून भी हैं, वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही इंक्लूडेड हो जाएंगे। उनको भी जो मेंटेनेंस मेहर का मेहर राइट, भी है, मेंटेनेंस। अच्छा, मेहर वगैरह खत्म हो करना पड़ेगा अगर आप इसमें अच्छा। शामिल कर लेंगे तो। ये सारे जो हिंदू लॉ का एक्ट है और इनके भी कानून है, सारे खत्म हो गए तभी तो एक कोडिफाइड लॉ बनेगा। ये नहीं है कि उनका भी कानून है। अब ये कि मैरिज के लिए उन्होंने कर दिया कि अब रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, वही मैरिज मान्य होगा जो कि रजिस्टर्ड होगा। यानी कि आप जो भी विधि से शादी करें, चाहे आपका दूसरी विधि से शादी करें, हिंदू आदिवासी विधि से शादी करें, लेकिन आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ये उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव वो करने जा रहे हैं। तो और इसके बाद बच्चों के प्रॉपर्टी में जो है, जो बात करके हिंदुओं में है, अब ये एचयूएफ खत्म करके वो ये करने जा रहे हैं कि अब लड़के लड़की को एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में भी मिलेगा, और आपका सेल्फ एक्वायर्ड जो है आपकी प्रॉपर्टी, उसमें भी लड़के लड़की को मिलेगी। मुस्लिमों में अभी तक है कि उनको जो है लड़कियों को अधिकार तो था, हिंदुओं में नहीं था, वो कानून से आया। अब ये इन्फॉर्म हो जाएगा कि एक अगर उसके उनको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और हिंदू का जो एचयूएफ खत्म ही कर दे रहे हैं कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही खत्म कर देंगे, तो आपको उस प्रॉपर्टी में आपको बराबर का हक मिलेगा। जैसे कि हिंदुओं को मिलेगा, वैसे मुस्लिमों को प्रॉपर्टी के हक में उनको अपना उसी तरह हक मिलेगा। ये मुख्य मुख्य बातें, ये सब संभावित है, नहीं जानते कि क्या उसमें कर। अब उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा जो विवाद का विषय है, जिसको कि मुस्लिमों को सबसे बड़ा डर है, वो आखिरी ये पॉइंट है कि पॉलीगैमी को इसमें खत्म किया जा रहा है। हिंदू मैरिज में तो ऑलरेडी पॉलीगैमी खत्म है, तो मुस्लिम की भी पॉलीगैमी, मतलब एक शादी के अलावा आप नहीं कर सकते। उनका कहना है कि हमारा रिलीजियस राइट है, उनका कहना है कि रिलीजियस राइट नहीं है, ये आपका पर्सनल लॉ है। जो पर्सनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 24 और 25 में, 25 और 26 में प्रोटेक्शन मिला है, वो सेकुलर, वो इन चीजों के लिए है जो आपकी धार्मिक आस्था से, ये सब धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि ये पर्सनल राइट है। पर्सनल राइट को रेगुलेट कानून के द्वारा किया जा सकता है, संविधान में उसके लिए पार्लियामेंट को पास। ये है मुख्य बात। ठीक है। नहीं, हमारे साथ राकेश सिन्हा साहब भी जुड़ गए हैं, जो एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। हम अभी, लेकिन विनोद शर्मा
आपसे हम लेना चाह रहे हैं कमेंट। ये तो ठीक है कि ये लीगल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन इसको पॉलिटिकल टूल का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है ये दिख रहा है। क्योंकि अगर करना चाहते तो पब्लिक ओपिनियन इनवाइट कर सकते थे, इतने टाइम था, 4 साल था। ये लास्ट इलेक्शन के बिल्कुल एट द 11th आवर ये शुरू कर दिया है, तो मेनली इसका पर्पस तो पॉलिटिकल ही दिखता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से राष्ट्रीय पटल पर उजागर हुई, शुरू से जब सत्ता में नहीं भी थी, सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी, इसके जो तीनों पॉइंट है ना, ये कि ये हमारे फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जी, 370 हमने खत्म करनी है, राम मंदिर बनाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, ये तीनों ये उनकी उस सोच से जुड़े हुए हैं, इस देश को यूनिफॉर्म पहना देनी है। इस देश की जो विविधता है उसको हमने एक जैसा कर देना। प्रमुख मुद्दों पर इस देश में एक ओपिनियन बनाना है जो स्टैंडर्डाइज्ड ओपिनियन हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे मुसलमानों पे क्या ओपिनियन होगा इस देश का, अकलियतों पे क्या होगा, कश्मीर के मुद्दे पे क्या होगा, पाकिस्तान पे क्या होगा, वामपंथी विचारधारा पे क्या होगा। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये एक सुनियोजित ढंग से ये लोग अपना काम कर रहे हैं। दावा यह है कि हम तो शुरू से ये कहते थे। आज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्टेटमेंट आई है, आई सी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन द स्टेटमेंट। उनके जो व्यवधान है, उनकी जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, उनको अलग कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि आप और धर्मों पे मेजॉरिटेरियन मोरालिटी मत थोपो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ऑल अबाउट द सो कॉल्ड मेजॉरिटेरियन मोरालिटी। और दूसरा, उन्होंने कहा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हो, अरे कई प्रमुख मुद्दों पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही यूनिफॉर्म नहीं है। बात तो सच है। बात इसलिए सच है कि अगर आप जोरमथंगा का स्टेटमेंट देखें और वहां जो असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है यूसीसी के खिलाफ, और उन्होंने कहा है कि ये सब हमारी प्रथाओं के खिलाफ होगा और हमारे जो क्रिश्चियन ट्रेडिशंस हैं उसके खिलाफ होगा। कॉर्नेट सांगमा ने इसके खिलाफ बोला है, नॉर्थ ईस्ट वाले ने। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने इसके खिलाफ बोला, वो तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था 2019 के। तो मेरा यह मानना है कि मैं बहुत इज्जत से जज साहब की थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहता हूं, जज साहब, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो ब्यौरा है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, एन इंटेंशन दैट शुड बी टेकन टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, ऑल थिंग्स परमिटिंग। क्या आज के दिन भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार है? हमारे यहां एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है जो सब पे लागू होता है, और बदकिस्मती से 3 तलाक को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया है। सब फैमिली लॉ, ये अरुण जेटली बोलता था उसको, जो उस वक्त के रविशंकर प्रसाद थे, कि भाई इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस करो, ये फैमिली से संबंधित चीजें हैं, इसमें इतनी सख्ती मत करो, इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाओ। लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। और मेरा यह मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है, उसके लिए वो एक अच्छा इंटेंट है, एक अच्छा उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको एक निज़ाम चाहिए जो इस निज़ाम से जुदा निज़ाम हो, और वो निज़ाम लोगों के मन में एक ट्रस्ट पैदा करने वाला निज़ाम हो। ये आरोप ना लगे कि नाम तो यूसीसी का है लेकिन उद्देश्य कोई और है। उद्देश्य है अलग से, राजनीतिक उद्देश्य तो कोई और है ही, कि भाई यूसीसी पे वो लोग कहते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट पोजीशंस लेंगी। अब आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम यूसीसी के पक्ष में हैं, लेकिन भगवंत मान ने कहा कि आप क्यों हमारे जो कारज हैं उनमें विघन डालना चाहते हैं? सिखों के कारज हिंदुओं के कारजों से अलग कारज हैं, आप उनमें क्यों विघन डालना चाहते हो? ये भगवंत मान ने बोला। ये अभी देखिएगा कि एसजीपीसी भी बोलेगी इस पे,
और अकाली दल भी बोलेगा। अकाली दल तो शायद बोल चुका है, वो इसके पक्ष में नहीं है। देखिए आपने क्या किया। सबसे पहले अकाली दल ही बोला था विनोद जी। हाँ हाँ, 2018 में जो पिछला लॉ कमीशन था उसने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसका टाइम नहीं आया, अभी इसको आप बस्ते में डालो ठंडे, और कारण दिए थे उसने। लेकिन उसके बाद एक और लॉ कमीशन बैठ गया और वो जज साहब जो हैं उन्होंने पब्लिक ओपिनियन लेना शुरू कर दिया। अब वो पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, उसके मध्य में माननीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका से लौटकर आकर एक बड़ा बयान दे दिया। तो फिर पब्लिक ओपिनियन क्या मकसद है? जनता से ओपिनियन लेने का क्या मकसद है? जब देश का सरपंच अपनी इच्छा जाहिर कर देता है तो फिर लॉ कमीशन का क्या तात्पर्य रह जाता है? बिल्कुल। जज साहब तो संस्थाओं के डायल्यूशन पे, उनकी अथॉरिटी के डायल्यूशन पे लड़े। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज के दिन लॉ कमीशन ऐसी संस्था है जिसका बनाया हुआ, जिसके सुझाव पे बनाया हुआ कोई बिल, इस तरह का बिल जहां पर बहुत से मतभेद हों और जहां पर पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक इनपुट लेने की जो प्रक्रिया है वो विशेड हो गई हो एक बड़े व्यक्तित्व के बयान के द्वारा, तो क्या ये उचित होगा ऐसे बिल को लाना? Will it be national interest? And can ये अगर ले भी आते हैं तो क्या परवान चढ़ा पाएंगे 2024 तक, या इसको एक जलती हुई लड़ी की तरह रखोगे कि वो जलती रहेगी कि बम के नजदीक जा रही है और उसके बाद धमाका होगा? देखिए ये बिल्कुल एक मैच्योर डिसीजन है, एक पॉलिटिकली ड्रिवन डिसीजन है। और मेरे को लगता है कि अगर ऐसा कोई कानून लाना है इस देश में, बात सच है जो बातें जज साहब ने कही कि इन सब मुद्दों पर एक लॉ होना चाहिए इस देश में, ऑन इश्यूज ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, इनहेरिटेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एंड ऑल दैट। लेकिन आप देखिए कि बहुत सी हमारे साउथ में बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पर कॉन्सिग्यूइनस मैरिजेस परमिटेड है। हाँ। मामा भांजे की शादी हो जाती है, कजन्स में शादी हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पर अगर हिंदूज में, और हमारे यहाँ ऐसी कम्युनिटीज है जहां पर अगर आप एक उम्र तक आपका यहाँ बच्चा नहीं हुआ तो आप दूसरी शादी कर सकते हो। देखिए ये नहीं, बहुत जगह नॉर्थ ईस्ट में पॉलीएंड्री अलाउड है, नॉर्थ ईस्ट में कई जगह। अरे भाई देखिए, पॉलीएंड्री वाज प्रैक्टिस्ड बाय द ऑनरेबल करुणानिधि, और हमारे देश में देखिए कि पॉलीएंड्री, यू कांट टेक कॉग्निजेंस ऑफ पॉलीएंड्री until a legally wedded wife complains against you. हाँ, पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री वो दोनों चीजें। हाँ, ये तो पॉलीगैमी का केस है। जिस तरह की हमारी पॉलीगैमी की बात कर रहा हूँ, सॉरी नॉट पॉलीगैमी की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरह की हमारी प्रथाएं हैं इस देश में, उनका समन्वय जरूरी है। ये निश्चित करना जरूरी है कि यूसीसी किस दायरे में घुसेगा। जैसे 4 चक्कर लगाने पे सिखों में शादी हो जाती है, 4 फेरों में। और बाकी हिंदुओं में 7 फेरे लगते हैं। 7 फेरे लगते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये विविधताएं हैं जिनको मैं समझता हूं हमको एक गुलदस्ते की तरह संजो के रखना चाहिए। क्योंकि मैं कितने फेरे लेकर शादी कर रहा हूं और कोई दूसरा कितने फेरे लेकर शादी कर रहा हूं, उसमें मेरी सेहत पे या देश की सेहत पे क्या असर पड़ता है। लेकिन ये विविधताएं हैं which show that Indian diversity is at once a source of strength and variegation. तो मैं नहीं समझता हूं कि ये यूसीसी एक politically driven एजेंडा है, और ये आज के दिन मेरी नजर में, and I am very humbly stating it, I am not a legal and I may be wrong, लेकिन ये आज के दिन जिस वक्त पे उठाया गया, जिस पार्टी के द्वारा उठाया गया और जिस तरह से उठाया गया, वो तीनों चीजें उचित नहीं है। बिल्कुल आपने अपनी बात कही। ब्रजेश शुक्ला, आप किस तरह से देखते हैं इसको? आपका नजरिया क्या है इसको लेकर के? ब्रजेश आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है।
शरद जी, जब हम लोग बहुत पहले चुनाव में के लिए जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र जारी होता था बीजेपी का, तो आपको याद होगा कुछ कुछ मुद्दे शाश्वत थे। वो मुद्दे थे कि साहब एक कोने में ये भी लगा रहता है कि राम मंदिर निर्माण के लिए बाधाएं हटाएंगे, समान नागरिक संहिता शब्द का इस्तेमाल होता था, उसको लागू करेंगे हम, और इसको एक ये मानते थे। और कश्मीर में जो है एक प्रधान एक विधान पूरे देश में लागू होगा, कश्मीर का वो करेंगे और 370 हटा देंगे। अब बीजेपी को लगता है, विशेष रूप से जो बीजेपी का वर्तमान नेतृत्व है, उसे लगता है कि साहब 370 हटा दिया, बहुत चीजें उन्होंने, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर कर दिया। उनको लगता है एक मुद्दा बचा हुआ जो बहुत उनके जो श्याम प्रसाद मुखर्जी के जमाने से चल रहा है, वो जो समान नागरिक संहिता। अब इसका बिल्कुल तो फूंक दिया है बीजेपी ने, और इस पर बहस मतलब जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से उसकी बहस हो रही है। मुझे लगता है कि हाँ, उसका बहस हो रही है, और वो लोग बहस कर रहे हैं जिनको मालूम ये नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और वो लोग भी बहस कर रहे हैं जो अपनी संभावनाओं पर तलाश कर रहे हैं कि साहब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये सारा बहस चल रही है। मुझे लगता है आप देखिएगा, ये अभी लंबा खींचेगा ये मामला, समान नागरिक, ये बहस चलती रहेगी, आप देखिएगा। अब सब लोग बता रहे हैं, जैसे विनोद जी बता रहे थे, कह रहे थे कि साहब अब इस आप ये तर्क नहीं दे सकते कि साहब ये पार्टी ने लागू करे, फलानी पार्टी लागू करे। आप ये तर्क नहीं दे सकते, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। या इसमें ये भी तर्क नहीं दे सकते कि पंजाब में सिखों के 4 फेरे में हो जाते हैं या 7 फेरे, इसमें तो कोई प्रावधान होगा नहीं कि 7 फेरे लो, चाहे 1700 फेरे लो, चाहे 70 फेरे लो, चाहे 4 लो, लेकिन इस पे बहस चलती रहेगी कि साहब इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं। आप देखें कि जो जिस ढंग से तीखी बहसें कराई जा रही हैं, आप तो देखते होंगे टीवी में, वो जो है जबरदस्त ढंग से बहस चल रही है, और मौलाना भी इकट्ठे होते हैं क्योंकि उनके भी रुचि का विषय आ गया है, और उन्हें लगता है कि साहब बिल्कुल किसी तरह इसको रोका जाए, नहीं वरना पूरा सत्यानाश हो जाएगा। और उन मुद्दों पर वो बहस कर रहे हैं जिन मुद्दों को बाकायदे इस्लामिक देशों में बाकायदे वो नियम बने हुए हैं, और उसको निषेध कर दिया गया है। उन मुद्दों को चाहते हैं। मैं कल देख रहा था कि बंदी साहब का बयान कि साहब इसलिए नहीं लागू होना चाहिए कि यदि कोई 80 साल का बूढ़ा, उसकी जवानी उसकी बरकरार है और वो शादी कर लेना चाहता है, तो ये कानून उसको रोक देगा। ये कौन सा तर्क है, कौन सा तर्क है? अब लेकिन इतनी जल्दी बहस करके, हाँ क्या बताएं आप म्यूट है। कौन से चैनल पे देख रहे थे? ये साहब एक इंटरव्यू आ रहा था। मैं बताऊं, ये बहुत चर्चित इंटरव्यू आया है पूरा। नहीं चैनल नहीं, आप चैनल के इस तरह आप सवाल नहीं उठा सकते, बाकायदे पूरा उनका इंटरव्यू आया है। नहीं कि कहाँ पे आया सर? नहीं, लेकिन देखिए चैनल्स का जहां तक सवाल है, चैनल्स में तो देखिए बहुत से चैनल्स में ये जो स्पॉन्सर्ड बैठा ले जाते हैं, 2 मौलाना बैठा लिए, 2 रोज। देखिए शरद जी, इतना अन्याय मत कीजिए। जो इंटरव्यू दे रहे हैं कुछ चैनल्स में नहीं भाई, आप भी देखिए शरद जी, इतना अन्याय मत कीजिए। कौन सा इंटरव्यू कहाँ था ये एबीपी, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। एबीपी न्यूज में आ रहा था, आधा घंटे का इंटरव्यू आया है। सुनिए मैं बताऊं, आधा घंटे का इंटरव्यू आया है। देखिए मौलाना कौन थे वो? सर ये ब्रजेश जी मुझे एजुकेट कीजिए, मौलाना कौन था? आपने मदनी साहब थे जो पर्सनल बोर्ड के मौलाना मदनी थे। वो कह रहे थे कि 80 साल वाले को शादी करने की जरूरत होगी तो हाँ बाकायदे इसको आप देखिएगा। इसमें सवाल उठाने के बजाय वो तो बाकायदे लंबा इंटरव्यू, दिन भर बहस उसमें चली है। ऐसा नहीं है कोई इसमें कोई, और उसमें मौलाना ही क्या दे रहे थे कि यही मौलाना मदनी थे या कोई और मौलाना मदनी? कोई नए मैं तो नहीं पैदा हो गया मौलाना मदनी? नहीं। ओके, चलिए बोलिए ब्रजेश।
बोलिए That should not be the शरद जी, basis of our discussion है ना। शरद बोलिए जी, बोलिए ब्रजेश। हाँ ब्रजेश, ये हंगामा करके आप आवाज मत दबाइए। नहीं और कोई ये नहीं दबा, नहीं नहीं, और नहीं, ये नहीं। हंगामा कर, अपनी बात मैं कह रहा हूं, जो मैंने सुना वो कह रहा हूं। अब इतना मूर्ख नहीं हूं कि मैं 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये जो कौन लोग कह रहा सवाल है? कोई पूछ नहीं रहे कह रहा हैं, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो दूसरे ढंग से पूछ रहे हैं सवाल मुझसे। नहीं, मैं चलिए ये आप कह रहा बोलिए हूं, ब्रजेश, आप बोलिए, बोलिए अपनी बात कहिए, आप अपनी बात बोलिए, बोलिए, बोलिए। मेरी बात गलत होगी। नाराज मत होइए यार। आप बोलिए, नाराज नहीं बोलिए नहीं, ब्रजेश। प्रधान जी, मेरी बात गलत होगी तो मैं कभी चैनल में नहीं बैठूंगा। मैं अरे बहुत मैं तो कह जिम्मेदारी रहा से हूँ, आप बोलता हूँ। बोलिए ना, आप आगे बढ़िए, अरे आगे बढ़िए, ये आपको कौन मना कर रहा है? इस अरे तरह आप तमाम तो ऐसे सवाल कर इस रहे तरह हैं नहीं जैसे करना आप- चाहिए। अरे भाई मैं बोलिए, बोलिए तो। मैं सिर्फ ये कह रहा था, मैं विनोद, शुक्ला जी, विनोद जी जरा इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं, हाँ। एक मिनट शुक्ला जी, हाँ। मैं बड़ी विनम्रता से इसलिए पूछा आपसे कि मैं बेटर इन्फॉर्म्ड होके आपकी बात का जवाब देना चाहता था कि एक तो चैनल कौन सा था और कौन आदमी था जो ये बोल रहा था। ये नहीं, जरूरी मैं है ना बताऊंगा आपको। मैं शर्मा जी बता रहा हूं, आप तो मेरे बहुत सीनियर हैं और बड़ा सम्मान है। ये एबीपी न्यूज में एक इंटरव्यू किया था मौलाना मदनी मैं का। देखूंगा उसको। ओके। हाँ, मैं देखूंगा। हाँ, अब नहीं, सुनिए उसके बाद क्या हुआ। हाँ। उसके बाद बाकायदे उन्हीं मुद्दों पर केरल के गवर्नर का एक इंटरव्यू आया, उसी आरिफ मुद्दे मोहम्मद पर। खान का। आरिफ मोहम्मद खान का एक इंटरव्यू आया। कोई देखिए, मैं दोनों तरफ, मैं दोनों मुद्दों की बात कर रहा हूं। मेरा कोई इरादा किसी का नहीं है कि साहब ये लाएं या ना लाएं। आगे बढ़िए ब्रजेश, आप आगे बात करिए, बात बढ़ाए, आगे बढ़ाइए। मैं ये बात कह रहा था कि इस तरह हमको लगता है कि ये बहस ज्यादा कराई जा रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आसानी से भी इसको ये पारित हो जाएगा, कानून बन जाएगा। मुझे नहीं लगता है ये बहस चलती रहेगी। आप देखिएगा कि ये धंध गति पकड़ी है। ये तो एक ऐसा मुद्दा है कि साहब हर आदमी जिसको मालूम है वो बहस कर रहा है, जिसको नहीं मालूम वो बहस कर रहा है। मौलानाओं की बात कर रहा हूँ, पत्रकारों को तो मालूम है। तो और वो जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं दोनों लोगों की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये जो है उनको वो ये जो बात जज साहब ने बताई, ये कि साहब इतने बार कोर्ट ने कहा है, इतने बार, तो कोई ना कोई उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। भले ही आप 2 साल उस पर चर्चा कराएं, 4 साल चर्चा कराएं, सारे लोगों को बुलाकर चर्चा कराएं और सारे धर्मों के तमाम उन चीजों को समाहित करें, क्योंकि ये जबरन कुछ नहीं चल सकता इस देश में। आप एक कानून बना देगा, आप जबरदस्ती वो कर दें, ये नहीं चल सकता है। आपको तो स्वीकार करना पड़ेगा सभी की जो वो हैं, सभी की जो परंपराएं हैं, जो लगातार वो, तो सबका स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहस चलती रहेगी और ये अभी और ये गति पकड़ती रहेगी और कानून बन पाएगा, मुझे अभी नहीं लगता है। चलिए, नहीं आपने अपनी ये बात कही। और विनोद अग्निहोत्री, ये जो ब्रजेश कह रहे हैं कि ये धीमे इसी तरह रफ्ता रफ्ता चलेगा, ये तो हम भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी का मकसद ये है कि जहां तक चुनाव का सवाल है उसमें इसको बुला लें। इसमें अभी इंप्लीमेंट करने का वो ना अभी इंटेंशन है। और ये लेकिन जिस तरह से शगुफा छोड़ दिया गया है, इसके फायदा बीजेपी को किस तरह मिल जाए, यही मकसद लगता है। आपको क्या लगता है विनोद? देखिए, एक पैटर्न समझिए मोदी जी की सरकार का। जब 2014 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी आई और एनडीए को मिला के करीब 337 सीटें थी और उसकी 283 सीटें थी, पूर्ण बहुमत तो आ गया था, लेकिन ट्रिपल तलाक का कानून और 370 और राम मंदिर का निर्माण ये कब हुआ? 2019 के बाद हुआ। पूरे 5 साल की सरकार वो प्रोबेशन पीरियड की सरकार थी, जिसमें बहुत सारे काम किए जाने थे, इन एंड आउट, वो माहौल बनाना था जिससे वो अपना एजेंडा लागू कर सके। उसके लिए बहुत बाधाएं थी संस्थाओं के भीतर, उनको सबको दूर किया गया ब्यूरोक्रेसी में, सब जगह। उसके बाद उनका माहौल बनाया गया। हम सब मान रहे थे कि राम मंदिर का मामला तो 2019 से पहले आ जाएगा, लेकिन साफ कह दिया था जब भारतीय जनता पार्टी और संघ की बैठक इंटरनल हुई थी, ब्रजेश जी को पता होगा, तो साफ प्रधानमंत्री ने उसमें कह दिया था कि अभी हमसे ये उम्मीद मत करिए, हमें को करने दीजिए। और फाइनली 2019 के बाद उसका हुआ
370 का माहौल बनाया 2019 के बाद हुआ, ट्रिपल तलाक 2019 के बाद हुआ। ये 2024 का एजेंडा बना करके आगे वोट मांगने की तैयारी है। जो ब्रजेश कह रहे हैं, मैं सहमत हूं उनसे। ये इस पर खूब गर्मा गर्म बहसें चलेंगी, टेलीविजन वाले रोज चला रहे, कोई डेवलपमेंट हो चाहे ना हो, लेकिन रोज इस पे बहस हो रही है। मैं भी जाता हूँ कई चैनलों में, वहां भी बहस हो रही है। तो अब हो रही है, गर्म हो रहा माहौल। कोई ड्राफ्ट अभी नहीं आया, अभी तो इलेक्शन, वो विधि आयोग जो है, लॉ कमीशन, अब 13 जुलाई तक तो उसके सजेशंस पहुंचेंगे उसके पास, फिर वो कंपाइल करेगा। अच्छा, उत्तराखंड सरकार का एक ड्राफ्ट बन गया, वो सरकार को दे दिया गया, वो भी सामने नहीं आया। तो अभी अच्छा, टीवी ने, अखबारों ने लिख दिया कि मानसून सत्र बिल आ रहा है, टेलीविजन वाले भी, जबकि आ ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली नहीं आ सकता। अगर लाना भी चाहें तो इतनी जल्दी मानसून सत्र में नहीं जा सकते। तो वैसे ही, और ये इस लोकसभा में नहीं आएगा जो हमें लगता है। और बहुत ज्यादा अगर हुआ, ज्यादा जोर देना हुआ, तो जैसे महिला आरक्षण विधेयक अभी तक राज्यसभा में आने के बाद पड़ा हुआ है, तो राज्यसभा में ले आएगी सरकार और उसको कर देगी, क्योंकि वो इन्फेक्शियस नहीं होता। मतलब ये संभावनाएं हैं। शरद जी, अरे हाँ, नहीं, एक मिनट, विनोद अग्निहोत्री की बात हो जाए, नहीं, गलती हो गई। नहीं, बोलिए आप, विनोद बोलिए। ये एक इस मुद्दे का पॉलिटिकल डिविडेंड पूरा वसूलने की तैयारी है 2024 में। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व है। हिंदुत्व के 2 बड़े मुद्दे सॉल्व हो गए, 370 हो गया, राम मंदिर का हो गया, और ट्रिपल तलाक जो है, वो जो क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया, जैसा विनोद जी कहे थे, वो एक तरह से कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ने का ही एक कदम था, क्योंकि तलाक का इशू तो है ना उसमें, तो सिविल राइट, लेकिन उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। अब मेरा है कि ये चलेगा, लेकिन 370 एक राज्य का मसला था, वो भी कश्मीर जैसे राज्य का, मुस्लिम मेजॉरिटी वाले स्टेट का, जिसको आपने पूरा नेशनलिज्म के रूप में पेस्ट कर दिया कि साहब ये तो भारत की एकता, अखंडता के लिए 370 का हटना जरूरी है। पूरे देश ने स्वीकार कर लिया, हिंदू मानस ने स्वीकार कर लिया कि हाँ बिल्कुल जरूरी है। राम मंदिर एक जगह विशेष का मसला था, टाइटल सूट था, आस्था भी जुड़ गई थी उससे, लेकिन बेसिकली टाइटल सूट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दे दिया। ये मसला पूरे देश का है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक और कोहिमा तक का। इसमें बहुत सारी जटिल प्रश्न है। ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, वो तो मुसलमान जबरदस्ती इसको अपने ऊपर ले रहे हैं, मौलाना लोग आकर के बीच में। ये तो मुसलमानों के साथ साथ पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, आपके जो है ट्राइबल्स में क्या है, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स के अलग व्यवस्थाएं हैं उनकी, नागरिक। छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स की अलग हैं, संथालों की अलग है, बैगा की अलग है, गोंड की अलग है, बहुत जटिलताएं हैं। फिर सुशील मोदी जी कह रहे हैं ट्राइबल्स को इससे अलग कर देंगे, तो अलग कर देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे रहा? आप सिखों को अलग कर दो, ट्राइबल्स को अलग कर दो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा, हमें भी अलग कर दो, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड कहाँ हुआ फिर? तो इतना आसान नहीं है, जो ब्रजेश भी कह रहे हैं आसान नहीं है, हम सब मान रहे हैं। और ये जो है इसका पॉलिटिकल दोहन होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा शरद जी और पांडे जी के साथ, पूरे आदर के साथ, बार बार ये तर्क दिया जाता है कि साहब ये सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में चूंकि कहा गया है इसलिए इसमें बढ़ना चाहिए। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या क्या कहा गया है? बहुत सी सारी चीजें हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या कहा गया। एक चीज जो सबसे, आर्टिकल 41, द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, right to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want। तो राइट टू वर्क के लिए करिए ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, वो तो आर्टिकल 44 में है, तो 41 में है, उससे पहले इसको करिए जिससे देश के हर नौजवान और हर बेरोजगार की किस्मत जुड़ी हुई है। किस सरकार ने इसके लिए किया और किस सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके लिए कि राइट टू वर्क की तरफ बढ़ना चाहिए? इससे वोट नहीं मिलेगा ना, बटेगा नहीं। नहीं, वोट क्यों नहीं मिलेगा? बेरोजगारों को वोट मिलेगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। इससे नौजवानों को वोट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? वोट करें सरकारी ईमानदारी से, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। जो विनोद शर्मा जी कह रहे थे कि वो जो यूनिफॉर्म जो है, जो विविधता है, उस पर एक रूपता स्थापित नहीं होगी, क्योंकि एक देश, एक भाषा, एक नेशन, एक इलेक्शन, सब कुछ एक राशन कार्ड, एक राशन।
जिस देश में खेत खेत में पानी बदले, कोस कोस में पानी, वहां आप एक कैसे करोगे भाई? और फिर अगर आप एक कर रहे, अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 के अलग अलग संविधान हैं, अलग अलग झंडे हैं, वो देश के कमजोर है क्या? टूट गया क्या? दुनिया में उससे ज्यादा मजबूत राष्ट्र कोई नहीं है आज की तारीख में। और वहां सबके वहां तो फेडरल लॉज, वहां तो स्टेट के लॉज अपने अलग अलग है। वही कॉन्स्टिट्यूशन अलग है सर, लॉज के साथ साथ जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है, स्टेट्स के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो हल्ला मचा दिया था कि एक घर में 2 कानून, अरे भाई, दूसरा ये ऐसा मैसेज दिया जाता है जैसे क्रिमिनल लॉज भी अलग अलग हो। एक सामान्य आदमी या ठेले वाले से कहिए तो हाँ सब बात तो सही है, 2 कानून कहे चलेंगे। मतलब जैसे लगता है कि चोरी करने पर जो है किसी एक को छूट मिल जाती है, एक को जेल में दे। अरे ये थोड़ी है, ये सिविल लॉज हैं। ठीक है, शादी का मैं मानता हूँ कि 4 फेरे लें या 7 फेरे लें, वो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन आनंद मैरिज एक्ट का क्या होगा? आनंद कारज मैरिज एक्ट का क्या होगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट का मसला क्या होगा? जो लीगल चीजें हैं, पांडे ज्यादा बेहतर जानते, मैं नहीं बता सकता, मैं तो खाली सुनता हूँ। नहीं, वो तो कह रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो क्या हिंदू तैयार होंगे इसके लिए? अभी तो उनको लग रहा है 4 शादी की परमिशन मिल जाएगी या उनकी 4 शादियां बंद हो जाएंगी। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इनकम टैक्स बचता है भाई, इनकम टैक्स बचता है, वही मैं कह रहा हूँ। दूसरा, बहुत देखिए, मुसलमानों में 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन 4 शादी वाले आपको केस बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे आपको, बुरे। 2 शादी वाले भी कुछ ही मिलेंगे। लेकिन आदिवासियों में बहुविवाह वाले अक्सर मिलेंगे आपको, क्योंकि वहां एक सामान्य बात है ट्राइबल्स में। आप कैसे कहेंगे उन पे एक शादी कैसे थोप देंगे जब वहां? और फिर क्या इसकी मांग कहीं से आई क्या पूरे देश में? मुस्लिम महिलाओं ने कोई बहुत बड़ी मांग की कि हमें आप आजाद करिए इनके बंधन से? कोई मांग नहीं हुई ना। एक मान लीजिए अंबर जैदी, उन्होंने केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन कर दिया, महिला है, ठीक है, उनका सम्मान है। लेकिन ओवरऑल मुस्लिम मेजॉरिटी या माइनॉरिटीज जो है, अब आखिर सबसे पहले श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। एनडीडीपी जो पार्टी इनके नागालैंड में, उसने बिल्कुल विरोध कर दिया, मुकुल संगमा ने विरोध कर दिया। तो इतना आसान नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल डिविडेंड देने का मामला है। 2024 में हिंदुत्व का तो यही एक मुद्दा बचा हुआ है जिसको लेकर के वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये इसके पीछे मुख्य वजह है, और ये इस सेशन में मुझे नहीं लगता पास होगा, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ईमान, जैसे पांडे जी ने कहा, अगर आप लाना भी चाहते हैं, संविधान के प्रति इतना प्रेम है कि उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करना चाहते हैं, तो इसके लिए ब्रॉडर कंसल्टेशन चाहिए। नंबर 1, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई क्या? प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करने से पहले भोपाल में उनको एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। इस पे करना चाहिए भाई, हम चाहते हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको हम लाना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय दीजिए। उसमें आती चीजें निकल करके फिर आप डिफरेंट, तो प्रोसेस में समय लगता है। फिर वो जो 21वां लॉ कमीशन था, उसकी रिपोर्ट कुछ अलग है, ये नया लॉ कमीशन कुछ अलग कर रहा है। कोई ऐसा भी नहीं कि 25 साल पुराना लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, इसके पहले की बिल्कुल सक्सेसिव, मतलब इनका जो है प्रेडेसर वो था लॉ कमीशन। तो एक लॉ कमीशन कहता है इसकी जरूरत नहीं है या प्रासंगिकता नहीं है, दूसरा उसके लिए मांग रहा। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा तो है। अब इस पॉलिटिकल एजेंडे को, अब ये ठीक है, अब एक होता क्या है कि आप डिबेट में बैठते हैं तो एकदम से आप पे सवाल थोप दिया जाता है, आप मानते हैं कि नहीं मानते, यस और नो। डिटेल में कोई सुनने नहीं चाहता। अरे भाई, हम अगर मानते हैं तो हम क्यों मानते हैं, नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते? ये चीजें जो है मुझे लगता है। और जो बात ब्रजेश जी कह रहे थे वो बिल्कुल, विनोद जी, वो इंटरव्यू मैंने भी सुना है, अरशद मदनी ने कहा था और सही कहा उन्होंने। और अरशद मदनी ने 2 बातें कही थी, और तीनों जिनसे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, आप भी डिसएग्री करेंगे। कोई भी मैंने क्यों ये सवाल पूछा, मैं जब रिप्लाई करूंगा मैं क्यों सवाल पूछा मैं बताऊंगा ब्रजेश जी को और आपको भी। नहीं बताइए। ठीक है, हाँ, नहीं, बाद में आप अपनी बात खत्म कर, ठीक है, ठीक है, अभी बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बताइए। देखिए, उन्होंने क्या कहा, उनसे पूछा गया, एक तो उन्होंने कहा कि साहब शरीयत है और इस्लामिक वो, उन्होंने ठीक है। दूसरों ने कहा कि भाई 4 शादी की इजाजत इसलिए है कि मान लीजिए 3 औरत से बच्चे ना पैदा हो, एक मर्द के, तो चौथी करनी पड़ेगी। तो भाई इसकी क्या गारंटी चौथी से हो जाएंगे? नंबर 1, जिस मर्द को 3 औरतों से बच्चे नहीं पैदा हुए तो अपनी जांच कराया जा करके, है ना? ये तो बात तो लॉजिकल है। ये कोई तर्क है कि? दूसरा उन्होंने कहा कि औरत जो है उसकी उम्र जल्दी ढल जाती है। आदमी के अंदर जवानी लंबे समय तक रहती है, ज्यादा समय तक रहती है। तो उसकी जो यौन इच्छाएं हैं, जो उसकी सेक्सुअल वो है, उसके लिए कई बार जरूरत पड़ता है कि शायद जो उसकी पहली बीवी है
वो पूरी नहीं कर पा रही तो उसको दूसरी तीसरी बीवी, ये तर्क उन्होंने दिया। उन्होंने तर्क दिया। तो मुझे हाँ, ये मैंने सुना इंटरव्यू, इसलिए मैंने भी सुना। और ये भी उस जमाने में रहा होगा विनोद, जब वो ट्राइब्स होती थी, उस जमाने की बात है जो चली आ रही है। देखिए 4 शादियों का जो मेरी तमाम इस्लामिक विद्वानों से बात हुई, 4 शादियों का परमिशन इसलिए मिला था, अरब में लड़ाइयां बहुत होती थी, औरतें बेवा हो जाती थी, तो उनके कस्टोडियन के लिए ये हुआ कि भाई 4 से तक शादी करिए ताकि औरतें इधर उधर बेसहारा ना हो और प्रोस्टिट्यूशन वगैरह जैसे गलत काम ना करें। उसके पीछे तर्क जो इस्लामिक उसमें जो तमाम सारे लोगों ने बताया, तो वो एक रीजन रहा होगा। अब वो भी अब कहाँ 4 शादियां होती, लेकिन मैं मौलाना अरशद मदनी का बता रहा हूँ, इस तरह के तर्क वो दे रहे थे तो कहीं से भी देते फाई नहीं करेगा। और वो मैंने इंटरव्यू सुना, अगर वो मेरे साथ कन्वर्सेशन में होते तो मैं उनसे बस करो यार, अब उसको सारा रिपीट करोगे क्या उसका? ठीक है, चलो विनोद शर्मा, विनोद शर्मा जी की बात सुन ले विनोद। ऐसा है विनोद शर्मा जी आपकी बात। ऐसा विनोद सुन लो आप। विनोद जी एक लाइन बोल के मैं अरे एक लाइन ये बोलना चाह रहे हैं नहीं, बोलो जल्दी बोलो। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक है और थोड़ा सा मुस्लिम जो मौलाना लोग हैं उनको इस मामले में तर्क संगत बात करनी चाहिए। इससे जो है, और ये पूरे देश का मसला है, किसी एक समुदाय का मसला नहीं है। बिल्कुल शर्मा जी, मेरे को पिछले हफ्ते एक टेलीविजन चैनल ने इनवाइट किया। वो कहते जी कुछ एडिटर्स आए, वो उनको बुलाया है और एक फिल्म मेकर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करनी है। मैंने कहा कौन है जी वो फिल्म मेकर? उन्होंने कहा जी अशोक पंडित साहब है जिन्होंने 72 हुए फिल्म बनाई। मैंने कहा मुझे माफ करें, मैं इस चर्चा में शामिल नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। विनोद अग्निहोत्री, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि चर्चा में रखना चाहते हैं इस मुद्दे को, इस पे बेमतलब की बहस करवाना चाहते हैं, किसी मौलाना को जिसकी जिंदगी जो है इतनी बोर्डम से भरी हुई है, कोई टेलीविजन चैनल वाला बुला लेगा, 1-on-1 करेगा और उसको कहेगा कि भाई आप, उसको पता है कि उसने किस पक्ष में बात करनी है, उससे बुलवाएगा। वो एजेंडा किसका फुलफिल हो रहा है? बिल्कुल वही हो रहा है ना जिसके ऊपर हम तर्क करने के लिए यहाँ बैठे हैं। दिस इज द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। हम मीडिया के लोग हैं, हम नहीं पढ़ेंगे उस। मैं सिर्फ जी से पूछा कि कौन मौलाना था। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो लॉ कमीशन के सामने दस्तावेज है, जो लीगली आर्ग्यूड है, उस पर चर्चा करूंगा। कोई मौलाना बोलेगा तो उस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल, हमने तो मौलाना को इसीलिए कोई सेल्फ स्टाइल्ड हिंदू सेंट बोलेगा, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं सरकार का जो बिल है उसको देखना चाहता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। देखिए बदकिस्मती यही है हमारे देश की कि जो कैमरा है ये बहुत कुछ करवा रहा है यहाँ के लोगों से, आम जनता से भी, और कम से कम ये जो पार्टीशन लोग होते हैं ना, जो मौलाना लोग होते हैं या जो धार्मिक बायस लेके आते हैं, उनको एक दैट्स देयर मूवमेंट इन ग्लोरी। वो शोहरत पाने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं और वो सोचते हैं कि मैं ये सब बोलूं, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को, उनकी भी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी है भाई, जितने भी मौलाना लोग हैं उनकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, उसको वो केटर करते हैं। और उनका भी एजेंडा है कि वो उनको उतना ही आप उनको अंधभक्त बनाए रखे कि जितना आपको फायदा हो, उससे मफाद हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सरकारिया कमीशन आप पढ़ लो कि जो अकलियतों की सबसे बड़ी इश्यूज क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। भाई ड्रॉप आउट हो जाते हैं कुरानिक एजुकेशन के बाद, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ड्रॉप आउट, यंग किड्स ड्रॉप आउट। सो मैं ये समझता हूँ इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू और इसमें बहुत सी ऐसे प्रलोभन आएंगे, हम हमारे रास्ते में भी, मेरे रास्ते में भी और विनोद के रास्ते में भी आएंगे और हम लोगों को बुलाया जाएगा कि इस पर चर्चा कर लेंगे। विनोद ने तो पूरा ब्यौरा बता दिया कि मौलाना क्या बोला। मैं तो अलग से प्राइवेटली सुनना चाहता था उसको कि भी क्या बोल रहे हैं ये इनका। नहीं चलिए, अच्छा सबकी जानकारी में आ गया। बड़ा इलॉजिकल बात कर रहे हैं।
वो 80 साल के बूढ़े के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, वो कहता कि मत लाओ, या कोई कानून ले आओ उसकी मदद के लिए। भाई मेरी बात सुनिए, ये कोई पब्लिक डिस्कोर्स ऐसे होता रहेगा? हाँ, ये बीजेपी ने एक शोषा छोड़ा है, और इसमें ब्रजेश ठीक कह रहे हैं कि इसको एक चर्चा का विषय बना दिया और चर्चा में ले आए, उससे उनका राजनीतिक मफाद होगा, और हम कम से कम उनके उस राजनीतिक मफाद में अपना योगदान ना करें। हमारा योगदान तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट, बार बार ये कहा जा रहा है, जज साहब ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बार बोला, जज साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, recently the Supreme Court of United States rendered non-est ultra virus of the Constitution affirmative action based on color, and the President of the United States said, I will look for other means to restore this. That is a democracy. That is a democracy. सुप्रीम कोर्ट भी गलत होती है, और हमने अपने जज साहिबान से बहुत सी बातें सुनी है, बहुत सी प्रेजेस भी सुनी है, पीठासीन होते हुए पॉलिटिकल प्रेजेस वो कर रहे हैं। एक जज साहब ने कहा कि मैं एक किताब लेके जाऊंगा, इसको तो अनिवार्य कर देना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, जज की अपनी आस्था, उसको मुबारक, हमारी आस्था, आपकी आस्था, हम सबको मुबारक है, लेकिन हम अगर इसको इंस्टीट्यूशंस में घुसेड़ देंगे, हम इनके चलते अपने इंस्टीट्यूशंस की जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको रास्ता दिखाया हुआ है, अगर वो उससे वो भटक जाएंगे, तो हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड अधपका सा बना के ले आएंगे। और हमने देखा था सीएए कहाँ है आज के दिन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कहाँ है आज के दिन, मुझे बताइए ना। क्या हमारी डेमोक्रेसी को हमने की जो परिपक्वता थी आपके जमाने में, हमारे पिता के जमाने में, हमारे जमाने में भी एक हद तक, is our democracy has matured better or has got there's a rollback in our democratic values? We have to understand that. तो इसलिए संविधान में वो लिखा हुआ है, संविधान में तो प्रोहिबिशन भी लिखी हुई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, है क्या? नहीं है ना सर। तो इसलिए आई थिंक दैट दिस इज इनेन डिबेट। बीजेपी ने एक राजनीतिक मकसद के लिए इसको शुरू किया है, मौलाना भी आएंगे और सेल्फ स्टाइल्ड साधु भी आएंगे और वो इस पर प्रवचन करेंगे और जनता भाव विभोर हो जाएगी और बिना अपना मस्तिष्क इस्तेमाल किए हुए वोट डालेगी। यही बीजेपी चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात जो है बड़ी स्पष्ट कर दी है। पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बिफोर आई? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रिफॉर्म सिविल कोड का है, देखिए ये नहीं है कि कोई न तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है कानून बना ही दीजिए, और न सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसको लागू करिए बना के। उनको ये हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो डायरेक्ट कर दे कि आप कानून बनाइए। वो तो ये कहते हैं कि इस पर आपको विचार करना चाहिए कि सोसाइटी में इस तरह की चीजें हो रही हैं, और वो जब उनके सामने प्रॉब्लम आए तब कहा, ऐसे नहीं कहा। जैसे वो 85 में ताबानो का केस आया, ताबानो मुस्लिम थी, उसको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, हिंदू मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो वो कहा कि भाई ये तो गलत बात है कि हिंदू को मेंटेनेंस मिले, उसका हस्बैंड छोड़े, और मुस्लिम को ना मिले। दोनों तो इसी देश के नागरिक है ना, तो नागरिक में डिफरेंस आप क्यों कर रहे हैं? उसी तरह से जो ये बात है कि पॉलीगैमी की बात है ना, पॉलीगैमी वो आप उनके पुरुषार्थ से, उनकी औरत की जरूरत से नहीं लेंगे। आप हमारे देश की औरतों को आप सेक्स डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एक औरत को एक शादी हस्बैंड के साथ कर रही है, अब उसके साथ आप 3 औरतें औला दीजिए, तो उसके राइट तो कटे हुए कि नहीं कटे हुए? हिंदू औरत के राइट तो बने रहे। बात बिल्कुल सही है। और ये तो व्यू देखिए, ये तो व्यू एक किसी मौलाना का है जो मेरे हिसाब से उसके दिमाग में क्या घूम रहा है, वो कौन सी राजनीति खेल रहा है, ये भी सोचने वाली बात। लेकिन ये आई एम श्योर ये आम मुस्लिम की राय नहीं है। नहीं, आप देखिए जेंडर इक्वालिटी का इशू है। शरद जी, हाँ मैं ये जो कह रहा था, मैं बीच में बोलना चाहता था, तो बोलिए अभी बोलिए। ये जो विनोद अग्निहोत्री जी जो कह रहे थे, मैं उसी बात को वो कर रहा था, उन्हीं बात का कि मुझे लगता है शीतकालीन सत्र में डाला जाएगा, और शीतकालीन सत्र मेरा अनुमान है, मैं
बिल्कुल भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, डाला अच्छा। जाएगा और उसी बाद और बहस चलती रहेगी। और जहां तक मौलाना असद मदनी का सवाल है, ये तो उनकी बात को हम नहीं कोट कर सकते तो किसको कर सकते थे? नहीं करें उनको कोर्ट, लेकिन उसको आम इतनी बड़ी मुसलमान की शख्सियत राय ना माने। नहीं। हाँ, एक चलता हूँ बात हमने कह दिया कि जैसे ऐसे लोग हैं क्योंकि बड़े ऐसी शख्सियत हैं, तो उन्होंने कहा तो मैंने जिक्र कर दिया उसके बाद। नहीं बिल्कुल आपने सही करा, और इससे उजागर होता है कि कितना गलत माइंडसेट है इस मौलाना का, जिसका आपने जिक्र किया, इससे साफ जाहिर होता है। और ये मुझे मानना है, समय बिल्कुल बचा नहीं है, हमारा मानना यह है कि जो मुद्दा यही है कि किस तरीके से इसका राजनीतिकरण हो चुका है और किस तरह से भरपूर इस्तेमाल किया जाने वाला है इस चुनाव में, और यही शायद मकसद है सरकार का भी। और इसमें ये जो बातें सामने आई, जो ब्रजेश शुक्ला ने कही, जो विनोद शर्मा ने कही, विनोद अग्निहोत्री ने कही और पंडित जी, कि किस तरीके से इसमें हर चीज का इस्तेमाल हो रहा है इसको पुश करने के लिए। और ये जो मौलाना इस तरीके के बैठा ले जाते हैं, हमने बहुत से शोज देखे हैं, बहुत डिबेट्स में मैं भी रहता हूं, कि किस तरीके से उनका भी इस्तेमाल होता है, और जाहिर है कि वो भी राजनीति प्ले कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को सबको कंडेम करना चाहिए जो जिस बात में कोई सर पैर ना हो, इस तरीके की बात करने वालों को वाकई में एक आम नागरिक को कंडेम ही करना चाहिए। और ये मान के नहीं चलना चाहिए कि अगर दो मौलाना बोल रहे हैं तो सारे कम्युनिटी वही बोल रही है। ना ये हिंदूज के लिए लागू होता है, ना मुसलमानों के लिए लागू होता है। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ठीक है, हम इसीलिए अपने फोरम में ये मौलाना और पंडितों को दोनों को लेकर के नहीं आते हैं, जो प्रोफेशनल मौलाना और प्रोफेशनल पंडित हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हम शर्मा जी और अग्निहोत्री जी और शुक्ला जी की और पांडे जी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि अच्छे से बातचीत हो, चर्चा हो इस पे, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा ही है, अगर ये चर्चा के जरिए से किया जाता तो इतनी नौबत नहीं आती, और ना ही इस तरीके का आरोप लगता कि इसका गैर कानूनी और राजनीतिक इस्तेमाल। आज के लिए इतना ही। आप सबका इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।